नमस्कार बंधुओं, आज फिर से हम लोग हिंदी के क्लास में हिंदी में समझेंगे हिंदी व्याकरण को। और हम लोगों ने पिछला क्लास पढ़ा था व्यंजन वर्ण के बारे में, और व्यंजन वर्ण के बारे में सिर्फ संख्या बताए थे कि स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो ये सब के बारे में हम व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के भी बारे में समझा था। टोटल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी थी? टोटल व्यंजन वर्ण की संख्या 41 थी और स्वर वर्ण की संख्या 11 थी। टोटल मिला के 52 वर्ण थी, हमने ये बताया था। अब इसी में से कुछ कुछ अलग है। व्यंजन वर्ण को कई आधार पर बांटा है। अब देखिए, इसमें और कई आधार पर बांटा है, मतलब क्या, बहुत 4-5 आधार पर बांटा है। तो उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है, जो चीज एग्जाम में आएगा उसी को पढ़ना है। हमको लोग को ज्यादा पढ़ के क्या करना है। तो आइए एक जो है श्वास के आधार पर, यानी कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भाग में बांटा है। कौन कौन सा, आइए उसी के बारे में विस्तार से चर्चा कर। व्यंजन वर्ण को कई आधार पर वर्गीकरण किया, तो उसमें से एक आधार है प्राण वायु या श्वास। श्वास मतलब सांस। जब हम बोलते हैं तो कितना, किसी में कम सांस लेते हैं, किसी में ज्यादा सांस लेते हैं। यानी कि जैसे बोलिए, जैसे देखिए सांस कितना लंबा बोले, डायरेक्ट बोल रहे हैं, मतलब जिसमें सांस बहुत कम और ज्यादा है, उसी आधार पर प्राण वायु या श्वास के आधार पर व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प मतलब कम और महा मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। अल्प प्राण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु निकलती है। कम मात्रा में वायु, जब हम बोल रहे हैं, जैसे प बोल रहे हैं, क बोलिएगा, जैसे सौ बोलिएगा तो ज्यादा मात्रा में वायु निकलेगा। तो कम मात्रा में वायु बाहर निकले तो उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं, और ज्यादा मात्रा में अगर वायु निकलता है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। यहाँ अधिक मात्रा में वायु निकलता है और इसमें कम मात्रा में वायु निकलता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तृतीय, पंचम, ध्यान से समझिएगा। पहले वर्ग का पहला क्या है? जैसे हम क ख ग, क ख ग घ ङ, ठीक है। तो पहले वर्ग, ये पहला वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ और पंचम ये हुआ। तो देखिए, पहले वर्ग का जो पहला जो है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला है और तृतीय है और पंचम है, ये तीनों जो है, ये तीनों आपका क्या हो गया? तीनों आपका अल्प प्राण हो गया। तो हम वर्ग समझ गए, कवर्ग। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? कवर्ग। फिर अगर हम च छ ज लिखेंगे, च छ ज झ इया, तो देखिए ये क्या हो गया? चवर्ग। ये क्या होगा? चवर्ग। तो इसका पहला, तृतीय, पंचम को हुआ, ये पहला हो गया, ये पहला हुआ आपका, और ये तृतीय हुआ, और ये आपका पंचम हुआ। तो ये सब जो है ये अल्प प्राण होते हैं। जितने भी वर्ग हैं, जैसे कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, पवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, ये सब का पहला, तृतीय और पंचम वर्ण ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और साथ में ही अंतस्थ, र, ल, व, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। और जितने भी सभी स्वर हैं, जितने भी सभी स्वर वर्ण है, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। तो जितने भी सभी स्वर वर्ण है ये सभी अल्प प्राण होते हैं। तो टोटल कितना हुआ, गिनिए। देखिए, एक वर्ण, एक कवर्ग में कितने अल्प प्राण है? 1 2 3, यानी कि 3 गो है। और टोटल कितने हैं? 5 गो। कवर्ग में, ऐसे समझिएगा, ध्यान से समझिए। इसमें कवर्ग में अल्प प्राण की संख्या कितनी है? तो अल्प प्राण की संख्या 3 है। कवर्ग में अल्प प्राण की संख्या 3, चवर्ग में भी 3, और तवर्ग में भी 3, टवर्ग में भी 3, पवर्ग में भी 3। तो टोटल कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 हो गया। समझे? 15 और 16 17 18 19 और सभी स्वर कितने होते हैं? 19 और 11 कितना हो गया आपका? 30 हो गया। जोड़िए इसको 30। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अल्प प्राण की संख्या, टोटल अल्प प्राण की संख्या कितनी है भैया? अल्प प्राण की संख्या है, अल्प प्राण की संख्या
30 है। आई मेरी बात समझ में? अब वो महाप्राण, चलिए तो महाप्राण किसे कहते हैं? तो हमने बताया था ना कि इसमें कम मात्रा लगता है और इसमें अधिक मात्रा। इसमें बोले में जैसे 100 बोल रहे हैं तो ज्यादा मात्रा में हवा निकल रहा है, ज्यादा मात्रा में हवा निकल रही है। और इसमें अगर हम क बोल रहे हैं तो क बोल दिए, इसमें ज्यादा मात्रा में हवा नहीं निकल रही है तो इसलिए ये क अल्प प्राण हो जाएगा। और जबकि ख जो है यानी कि जो बच गया, क्या बचा? क वर्ग में हम कौन स्थान लिए थे? तो पहला, तृतीय, पंचम लिए थे। इसमें दूसरा छोड़ दिए थे, दूसरा और चौथा छोड़े थे। तो दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, ये सब क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। और तलब, स, मूर्धन, स, दंत, स और ह, ये सब क्या हो जाएंगे? महाप्राण। तो टोटल कितने होंगे? तो एक बात बताइए, कवर्ग में महाप्राण कितने होंगे? तो कवर्ग में जो है महाप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरा और चौथा होगा, यानी कि 2। कवर्ग में महाप्राण 2, चवर्ग में भी 2, 2, 2 और फिर 2, टोटल मिला के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो ये हो जाएंगे 10 और 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि आपका महाप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। तो हम लिख सकते हैं कुल महाप्राण की संख्या, कुल महाप्राण की संख्या 14 होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब इसी में पूछ दे कि बता महाप्राण और अल्प प्राण में क्या अंतर है, तो इसमें एकदम आराम से लिखिएगा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण, पहला इसका परिभाषा लिख दीजिएगा कि इनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, जबकि इनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है। फिर इस दूसरा लिखिएगा, दूसरा अंतर लिखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तृतीय और पंचम वर्ग अल्प प्राण होता है, जबकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग महाप्राण होता है। इसमें अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, जबकि इसमें उष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। एकदम अंतर आप आराम से लिख लिए। हम बोल लिए, हम बोल दिए तो आप सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? वर्णों का उच्चारण स्थान, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसे एकदम हर साल एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे पूछने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखिए, हमने कोशिश किया कि जो है इसको जो है हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स से रटें, लेकिन ट्रिक्स सफल नहीं हुआ। ठीक है, आइए हम लोग इसको 5-6 बार जो है 5-6 बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो आराम से जो है ये याद हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। उच्चारण स्थान 7 प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थानों की जो संख्या है वो 7 प्रकार की है। पहला कंठ तालु। कंठ किसे कहते हैं? तो अंदर वाला भाग को कंठ कहते हैं। इसको कंठ कहते हैं। तालु किसको कहते हैं? तो देखिए, है जीव हुआ, है जीव है ऊपर वाला भाग, जो जीव, देखिए हम हाथ किधर कर रहे हैं, जीव का ऊपर वाला भाग ये तालु हुआ, यानी कि जीव का जो ऊपर वाला छतवा हुआ, ढलैया जो ऊपर हुआ, वो ससुरा का हुआ तालु हुआ। अब मूर्धा किसे कहते हैं? तो मूर्धा समझिए, देखिए ऐहा वाला भाग, दांत से इस जगह वाला भाग को मूर्धा कहा जाता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये कंठ हुआ, ये तालु हुआ, मूर्धा। दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब ओठ, जीवा मतलब जीव, नासिका मतलब नाक होता है। इसको याद करने का ऐसे ट्रिक्स समझिएगा। कंठ को के, तालु को टी, मूर्धा को एम, और फिर दंत को डी, और ओ को ओ, ओष्ठ को ओ, और जिह्वा नासिका। यहां देखिए KTM 2, KTM 2 जीना है मुझे, KTM 2 जीना है मुझे, जीना, जी जे आई से जीवा और एन आई से एन ए से नासिक, यानी कि मुझे KTM 2, KTM एक बाइक का नाम है, KTM 2 मुझे जीना है मुझे, याद रखना है। KTM 2 जीना है, 5 बार बोलिए, KTM 2 जीना है, KTM 2 जीना है, KTM 2 जीना है। बिना KTM का कोई जिंदा नहीं रह पाता है। बड़े बड़े पेशेवर वाले लोगों को, बड़े बड़े अरबपति लोग जो है, उनके बाल बच्चे KTM से घूमते हैं, तो वही बोलते हैं कि KTM 2 पिताजी,
तब हम जिएंगे, तब मुझे जीना है, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। ठीक है, याद करने का ट्रिक्स था। अब चलिए उच्चारण स्थान को समझते हैं। उच्चारण स्थान है आखिर, उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं। अगर उच्चारण स्थान का भेद पूछे, खैर पूछेगा नहीं, तो उच्चारण स्थान के 11 भेद होते हैं। ठीक है, पूछेगा नहीं, आपसे हाइयर क्लास में पूछता है। ठीक है, पहला उच्चारण सूत्र जो है अकहू, देखिए उच्चारण सूत्र से ही याद रखना। अगर ये याद नहीं होता है तो जरूरी नहीं कि इसको याद ही करना है, इसको याद रखना है। हम इसको याद करने, अगर इसको याद कर लीजिएगा तो अपने आप ये याद हो जाएगा। देखिए ये भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा, तो एक तीर से 2 निशाना, इसी को याद कर लेते हैं। ठीक है, यहां है अकहू विसर्जनीयानाम कंठ। इसको नाम को सब जगह नाम आया होगा। देखिए नाम 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 सब जगह, वकारासन वकारास्यानाम, यहां भी नाम आया होगा, यहां कुछ नहीं लिखे, सब जगह नाम हुआ। नाम का मतलब यहां कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहां कुछ नहीं समझिएगा। अकहू विसर्जनीयानाम कंठ, देखिए अ मतलब होता है अ या आ, ये दोनों हो गया। क कु मतलब हुआ यहाँ क ख ग घ, अंगो नहीं लेना है, यहाँ क ख ग घ तक लेना है, 4 वर्ग तक लेना है। ठीक है, ह विसर्ज, विसर्ज से यहाँ बोध हो रहा है विसर्ग। विसर्ग जो है, देखिए विसर्ग जब भी लिखाता है व्यंजन वर्ण के साथ लिखाता है। एक यहाँ नोट करके लिखिए, विसर्ग जो है, विसर्ग जब भी लिखाता है व्यंजन वर्ण के साथ लिखाता है, कभी भी स्वर वर्ण के साथ नहीं लिखाता है, लिखाता है। जैसे अतः, ये क्या है? व्यंजन वर्ण। कभी ऐसे लिखे, कभी स्वर वर्ण के साथ ऐसे देखें, ऐसे तो अ होगा, यहां अ होगा, अकेला में होगा, लेकिन जब भी लिखाएगा अन्य शब्द के साथ तो व्यंजन वर्ण के साथ लिखाएगा। आई मेरी बात समझ में? विसर्ग, अतः, प्रायः, देखिए व्यंजन वर्ण के साथ लिखा रहा है, तो समझे कि नहीं समझे? तो प्रायः तो ये व्यंजन वर्ण के साथ लिखाता है, विसर्ग व्यंजन वर्ण के साथ लिखाता है। आई मेरी बात समझ में? इसके बाद दूसरा, यानी कि पहला जो उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ से, यहां देखिए कंठ निकल रहा है, तो कंठ से उच्चारण होता है ओ आ क ख ग घ ह, अंगा नहीं, ह और विसर्ग, सॉरी यहाँ विसर्ग को विगर्ग लिख दिए हैं, ये विसर्ग होगा। ठीक है, विसर्ग समझ रहे हैं? ये जो ऐसे बिंदा देते हैं, 2 बिंदा देते हैं, उसे विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा उच्चारण स्थान, चलिए इच्चुआ, पढ़िए इसको, इच्चुआ सानम तालु, इच्चा सानम तालु। तो देखिए तालु, लास्ट में तालु आ गया, मतलब इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। ई मतलब दोनों ई मतलब दोनों ई आ गया, एक हर्षई वाला, एक दीर्घई वाला। चू मतलब यहाँ च छ ज झ, अंग नहीं लेना, पंचम वर्ग को नहीं लेना है। पंचम वर्ग जब भी बोलते हैं तो नाक से बोलते हैं, इसलिए उसको नासिक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, नासिक वर्ण नहीं, उसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, नाक से होता है। तो देखिए च छ ज झ अंतस्थ, यहाँ य मतलब अंतस्थ, स मतलब तालब्य स, तो इसको हम लोग अगर बोलते हैं तो तालब्य स, देखिए ना बोलते भी हैं तो तालब्य स बोलते हैं, यानी कि तालब स मतलब तालु से बोलते हैं। अब तालु किसको कहते हैं? तो तालु हम बता दिए, तालु है ऊपर वाला जीव के ढलैया को, यानी कि ऊपर वाले छत को क्या बोलते हैं? तालब। आई मेरी बात समझ में? ये ऐसे भी नाम है, तालब्य स, मूर्धा स, दंत स, ऐसे ही बोलते हैं। तो इसको समझ जाइएगा कि ये तालब्य स हो गया, ये मूर्धा स हो गया, ये दंत स हो गया। तो अगर पूछ दे कि ये स का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तो ये स का उच्चारण स्थान बोल दीजिएगा कि मूर्धा से होता है। आई मेरी बात सुनो। अब दूसरा है ऋटुर सानाम मूर्धा, यानी कि उच्चारण स्थान इसका कहाँ होगा? मूर्धा। री टू टठ डढ़, फिर पंचम वर्ण को नहीं लेना, पंचम वर्ग को नहीं लेना है, फिर नाम मूर्धा, फिर मूर्धा स है तो मूर्धा स है। ठीक है, फिर र, यहाँ र है तो र लिए है। ठीक है, एकदम उसके सूत्र को पकड़िएगा, ये अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। फिर है चौथा उच्चारण सूत्र है तुला, तुल सानम दंत्य, यानी कि दंत है। तू मतलब तथ दध, न को नहीं लेना है, तथ दध को लेना है, तथ दध को। फिर ल है तो ल लिए, स है तो स लिए, कौन सा स? दंत स है।
आई मेरी बात समझ में? ये सब का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत, यहाँ लिखा हुआ है दंत। दंत मतलब दांत। तो बोलिए त, देखिए दांत से बोल रहे हैं, दंत से बोल रहे हैं। थ, द, ध, न, नौ नहीं आता, नौ भी आता, किसी किसी बुक में नौ लिख देता है, लेकिन नौ जो है दंत से भी। देखिए यहां हम लिखे हैं कि देखिए यह नासिक वर्ण है, नासिका यानी कि नाक से बोला है, नासिका वर्ण है, लेकिन किसी किसी बुक में यहां नौ दिया जाता है, तो यहां भी नौ रहेगा और यहां भी नौ रहेगा, तो दंत नौ इसको बोला जाता है। आई मेरी बात समझ में? तो यहां नौ हम मिटा दे, कोई दिक्कत? यहां अगर नौ रख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नासिका पंचम 5 होते हैं अंग, या नौ नौ म। आई मेरी बात समझ में? फिर देखिए उपपद्यमान्यानाम ओष्ठ, उ से पहला है उ, तो दोनों उ आ गया। फिर पूप है, तो पूप मतलब प फ ब भ, प फ ब भ आ गया। अब यहाँ मों भी आ जाएगा, यानी कि ये मों आ जाएगा। अगर मों नहीं आएगा तो ये इसमें भी आ सकता है, ओष्ठ नासिका। मों को हम उच्चारण करते हैं तो ओठ भी लगाते हैं, मों और नाक भी लगाते हैं, तो इसलिए ये नासिका में होगा। नासिका में भी कौन नासिका? तो ओष्ठ मतलब हम लोग ओठ से बोल रहे हैं, तो यहाँ मों लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? यहां नहीं भी लिखिएगा तो यहां लिख दीजिएगा, अगर यहां लिखिएगा तो यहां नहीं लिखिएगा, समझे? फिर है वाह, अच्छा इसमें क्यों कंफ्यूज होइएगा, तो यही लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटाइए। वाकारास्यानाम दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मतलब दांत, दंत प्लस ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठ, ये ओठ होता है। ये क्या होता है? लिप, लिप मतलब ओठ, जकराम पचौड़ा करता लड़की सब, उसी को ओठ बोलते हैं, लिपस्टिक। तो देखिए वाकारास्यानाम मतलब वो का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, यानी कि दांत से भी बोलते हैं, वो दांत से भी बोल रहे हैं और ओठ से भी बोल रहे हैं, ओष्ठ से भी बोल रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ। नासिका देखिए अंगो, ये हुआ नासिका, इया नासिका, न, फिर म, ये हुआ नासिका। लेकिन नासिका में भी प्रकार होता है, जब हम अंग बोलते हैं तब कंठ से बोलते हैं, तो इसे कंठ नासिका कहते हैं। अब इया बोल रहे हैं तो तालू से बोलते हैं, इया देखिए तालू ऊपर वाला टच करता है, ये वाला टच करता है, तो तालु नासिका। नौ, तो देखिए इसको मूर्धान नौ बोलते हैं, ये मूर्धान नौ बोलते हैं, तो इसे मूर्धान नासिका होता है। ये दंत नौ बोलते हैं, तो इसे दंत नौ में, ये दंत में भी हो सकता है, ठीक है। इसको दंत में भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही बोलते हैं दंत नौ। ये हुआ मूर्धन नौ, ये दंत नौ हुआ। और ये मो जब बोल रहे हैं तो मो बोल रहे हैं, नाक भी लग रहा है, ओठ भी लग रहा है, तो इसलिए इसे ओष्ठ नासिका, इसका उच्चारण स्थान कहां हो जाएगा? ओष्ठ नासिका। तो ये था उच्चारण स्थान और उच्चारण सूत्र और वर्णों का उच्चारण स्थान। अब देखिए इसमें यहां दो गो हम एक्स्ट्रा लिखे हैं, ये दो याद रखिएगा, ए और ए। तो ए का जो उच्चारण स्थान, ए और ए दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से, इसको दोनों बोलते हैं, कंठ भी लगाते हैं और तालु भी लगाते हैं, तो कंठ तालु, ठीक है। ऐसे भी लिखा रहेगा कंठ तालु, ऐसे बीच में हाइफन दे देगा, कंठ और तालु, ठीक है। औ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, तो इसे हम लोग कंठोष्ठ भी लिख सकते हैं, कंठ से और ओष्ठ से। ओ देखिए यहां बोल रहे हैं औ, देखिए कंठ से भी बोल रहे हैं, देखिए जीव मेरा ओठ भी जो है, ओठ भी सट रहा, ओ कभी ऐसे यहाँ ऐसे कीजिए, ऐसे ओठ पकड़ लीजिए और ओ बोलिए, कैसे बुला रहा है। तो देखिए ओ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठोष्ठ कह सकते हैं। तो ये था वर्णों का उच्चारण। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से लीजिए। आज हम लोगों ने पूरी तरह से वर्ण को खत्म किया, और आगे भी हम लोग इसके बाद फिर आगे क्लास करेंगे, आगे शुरू करेंगे, जो भी आपको हम बता दिए थे। शायद आप जो है शब्द या कुछ ऐसे ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।